राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं अतुलपाल सिंह। आज डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत समाज सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले रामकृष्ण मिशन के बारे में कुछ चर्चा की जा चुकी है। उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले रामकृष्ण मिशन के सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रीयता की भावना का विकास। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की ये भी उद्देश्य था कि स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि भारत में सभी व्यक्तियों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो। सभी व्यक्ति राष्ट्र के संस्कृति संस्कार से जुड़े, जाने समझे और अपने देश के प्रति वफादार रहें। अपने देश के व्यवहार को जानते हुए, संस्कृति को जानते हुए अपनी संस्कृति को अपनाएं और पाश्चात्य संस्कृति से हमेशा दूर रहें। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीयता भावना को बढ़ाने के लिए हर प्रयास किया। और रामकृष्ण मिशन के सिद्धांत में जो अगला सिद्धांत आता है कि स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को देश विदेश में प्रसारित करना चाहते थे। जो उनकी शिक्षा है, जो उनके आदर्श है, जो उनके संस्कार है, भारत में सभी लोग जाने। इसके साथ ही भारत के पड़ोसी देशों में भी उनकी शिक्षा का प्रसार किया और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए। मिशन के लिए एक अन्य उद्देश्य सिद्धांत था कि रामकृष्ण मिशन का कि मिशन के लिए यानी समाज सेवा के लिए योग्य, चरित्रवान, कर्मनिष्ठ सन्यासी को तैयार करना, ऐसे समूह को तैयार करना, ऐसे लोगों को एकत्र करना जो सेवा भाव रखते हों और मानव सेवा के लिए योग्य हो, चरित्रवान हो, कर्मनिष्ठ हो और स्वतः निस्वार्थ भाव से इस संस्था में आए। जब कोई निस्वार्थ भावना से आएगा, सेवा भाव से आएगा, तो वो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना तन मन सब लगाएगा। और इस मिशन को ऐसे ही महान व्यक्तित्व, त्यागमय व्यक्तित्व की आवश्यकता थी जो इस मिशन के सेवा भाव को आगे ले जाए। वही लेके जाएगा जिसके अंदर सेवा भाव हो और जो सेवा करने के इच्छुक हो। क्योंकि जो ऐसी संस्था होती है, जो गैर सरकारी संस्था होती है, समाज सेवी संस्था होती है, उसमें किसी की नियुक्ति नहीं होती। उसमें स्वेच्छा से जो इनके विचारों से सहमत होते हैं, जो इनके सिद्धांतों से सहमत होते हैं, जो चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म के अंतर्गत वो समाज सेवा करे, समाज में फैली बुराइयों को दूर करे एवं समाज में जो भी कुप्रथाएं हैं उनको दूर करने में अपना योगदान दे, ऐसे लोगों की इस मिशन में आवश्यकता थी जो स्वतः आए, योग होते हुए, चरित्रवान होते हुए, कर्मनिष्ठ हों। ऐसे लोगों का ये एक समूह के रूप में, एक प्लेटफॉर्म के रूप में हमारे भारत में रामकृष्ण मिशन का नाम आता है। मानव कल्याण में अपना समय लगा देना, वही इसके पहले चर्चा हो चुकी है कि इस संस्था का एक और उद्देश्य था कि जो भी भाव है वो मानव कल्याण के लिए ही अपने आप को सदा लगाए। एक अन्य इनका उद्देश्य था कि आध्यात्मिक और वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार करना। अर्थात जो आध्यात्मिक है, वेदांत के जो भी बात विचार है, संस्कार है, सिद्धांत है, उसको ये जन जन में प्रसारित करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से इन्होंने इस संस्था की स्थापना की। और इसके अलावा शिक्षण संस्था की स्थापना करना, चिकित्सालय की स्थापना करना और अनाथालय की स्थापना करना। अर्थात ये जानते थे कि शिक्षा का प्रसार, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो सभी अज्ञानताओं को दूर करता है, हमारे अंदर संकीर्णता को दूर करता है। तो शिक्षा का प्रसार के लिए इन्होंने देखा कि बहुत स्थान पर ऐसे क्षेत्र भी थे जहां पर लोग शिक्षा लेने के इच्छुक थे, लेकिन शिक्षा संस्था, स्कूलें बहुत दूर थी या उस क्षेत्र में नहीं थे। तो ऐसे स्थानों पर इन्होंने, जहां विद्यालय की कमी है, जहां विद्यालय लेने के लोग इच्छुक है, उन स्थानों पर स्कूलों की स्थापना की और लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। चिकित्सालय की स्थापना करना, अर्थात ऐसे मानव को जो किसी प्रकार रोग से, कष्ट से पीड़ित थे, उनको इस कष्ट से मुक्ति दिलाना और एक सेवा भाव से अस्पताल का जो काम होता है उस सेवा भाव होता है। डॉक्टर कहा जाता कि धरती पर दूसरे भगवान, एक भगवान जो परम पिता ऊपर वाला होता है और नीचे जो भगवान के रूप में सेवा भाव करते हैं वो मेडिकल लाइन के लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं। और इन
चिकित्सालयों के माध्यम से लोगों को कष्टों को दूर कर, जब लोगों को कष्ट दूर करेंगे तो वो जो आत्म अनुभूति होगी और जो अच्छे भाव का अनुभव होगा वो शायद किसी अन्य काम में नहीं होगा। अनाथालय की स्थापना करना, भारत में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो किसी कारण अनाथ थे, जिनके माता पिता या उनके अभिभावक नहीं थे, उनको भी सुव्यवस्थित रहने के लिए, खाने पीने के लिए आदि के लिए अनाथालय की स्थापना की गई। क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जो विचार था कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षा देने से पहले उसका पेट भरना जरूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति का पेट नहीं भरा रहेगा तो वो किसी प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करने में सक्षम नहीं रहेगा। इसलिए पहले व्यक्ति का पेट भरा जाए, यानी उसको आत्मनिर्भर बनाया जाए, फिर उसको ज्ञान दिया जाए। अगला जो सिद्धांत इनका था, जो इनका कारण था, अकाल, महामारी और भूचाल आदि में लोगों की सेवा करना। अर्थात आप जानते हैं कि आपदा दो प्रकार की होती है, मानव निर्मित और प्राकृतिक। ये जो भी आपदा से पीड़ित लोग हैं उनको हर प्रकार से सहयोग दिया जाए, सहायता दिया जाए, जिससे वे लोग जो दुखी थे, कष्ट में थे, उनके कष्ट को दूर करके मानव सेवा को ये अपना धर्म मान के करते थे। आप जानते हैं कि यदि कोई कष्ट में होता है, यदि हम ही कष्ट में है या किसी परेशानी में, जब हमारी परेशानी दूर हो जाती है तो हमको कितना मानसिक शांति मिलती है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कष्ट आता है, परेशानी आता है, इत्यादि समस्या आती है। उस समस्या का जब हमारे पास समाधान आ जाता है या किसी के सहयोग से समाधान हो जाता है तो हमको कितनी मानसिक शांति मिलती है। इसका अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसके समाधान या कष्ट को दूर किया जा चुका है किसी के माध्यम से। वो सदा इस बात को ऋणी रहेगा उस व्यक्ति और संस्था के प्रति। तो ये रामकृष्ण मिशन के बारे में हम लोग चर्चा किए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अब कुछ प्रश्न जानते हैं, क्या प्रश्न बनता है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। कब की? 1897 में की। स्वामी विवेकानंद के जो परम पूज्य गुरु थे उनका नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में ऐसे लोग जो साधु सन्यासी हैं, ऐसे समाज सेवा लोग जो हैं, वो जो रामकृष्ण मिशन के शिक्षा में अपनी आस्था रखते, उनको एकत्र करना और सेवा भाव से इस रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत उनको एक सेवा भाव के रूप में एक संस्था समूह सदस्य के रूप में नियुक्त करना और जिससे वो सेवा भाव के रूप में देश विदेश में रहते हुए लोगों की सेवा करना। आइए इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये भी एक समाज सुधार संस्था है जो भारत में इसका मुख्यालय खोला गया। इसके बारे में थोड़ा सा जाने कि इसकी स्थापना दो लोगों ने मिलकर किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना दो लोगों ने मिलकर किया, कर्नल हेनरी स्टील ऑलकाट। कहीं कहीं ऑलकाट के स्थान पर ओलकाट भी मिलता है, क्योंकि विदेशी नाम है, थोड़ा से लिखने में या नाम में थोड़ा सा इसमें अभ्रंश आता है। और दूसरी जो महिला थी मैडम हेलेन पेट्रोवना बोल्स्की। इनका भी बोल्स्की में भी थोड़ा सा कई नाम में थोड़ा सा भिन्नता मिलती है, क्योंकि विदेशी नाम है। भारत में जो भी पुस्तक है उसमें वो सदा थोड़ा सा भिन्नता मिलती है। अब ये इसका प्रश्न बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1875 में हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। कहां पर हुई? न्यूयॉर्क में हुई। हम सबको पता न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। देखिए प्रश्न क्या बन गया? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में हुई। और न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। इसमें विभिन्न प्रश्न बन जाते हैं। और इस सोसाइटी की जो स्थापना थी वो अमेरिका में होने के बाद इसकी एक शाखा मुख्यालय भारत में भी खोला गया, जो 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो एक मुख्यालय कह सकते हैं वो मद्रास, जो समय समय में नाम चेंज होता है, मद्रास चेन्नई के निकट अडयार
अडयार नामक स्थान पर खोला गया। एक और प्रश्न बन जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई? 1882 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? ये चेन्नई या मद्रास के निकट अडयार नामक स्थान पर हुई। देखिए इसमें से तमाम प्रश्न बनते चले जा रहे हैं। इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा उपयोगी है, समय समय पर कहा भी जाता है। पुनः मैं एक बार कह दे रहा हूँ कि ये जो ऐसे प्रश्न है महत्वपूर्ण, एक एक छोटे छोटे लाइन के प्रश्न है, इसको आप नोट करते चलिए। जो भी परीक्षा हुई प्रश्न आपके डीएलएड बीटीसी के अलावा टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपीटेट आदि में जो इस परीक्षा में, जिस परीक्षा में ये पाठ्यक्रम है, तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न बन के सामने आते हैं और आपको हल करना पड़ता है। तो इसके आगे चलते हैं कि भारत में इसका मुख्यालय 1882 में खोला गया और भारत आगमन के समय ये संस्था एकदम नई थी, भारत में किसी को जानती नहीं थी। क्या किया जाए? तो भारत में इन्होंने आर्य समाज, इसके पहले हम लोग में पढ़ चुका है कि आर्य समाज के साथ मिलकर ये संस्था ने काम किया, उनके सहयोग से काम किया। जब इनको भारत में एक संस्था, जो पुरानी संस्था थी आर्य समाज के साथ मिलकर इन्होंने काम किया। आर्य समाज के बारे में हम लोग पढ़ चुके, जान ही रहे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो आर्य समाज के साथ इन्होंने मिलकर के काम किया और भारत में आने के बाद भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक पुनर्जागरण में इन्होंने अपना योगदान दिया और योजना बनाई कि भारत में किस प्रकार अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे, भारत में किस प्रकार की सेवा करेंगे, भारत में इस संस्था का क्या उद्देश्य होगा। इस पर विचार करते हुए इन्होंने भारत में जो एक महत्वपूर्ण सहयोग मिला, आर्य समाज से सहयोग मिला, उसके सहयोग से इन्होंने भारत में विकास के लिए एक अपना प्लेटफार्म के तौर पर इन्होंने काम आगे बढ़ाया। भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है वो जाता है श्रीमती एनी बेसेंट, एक महिला थी जो आयरिश थी, अर्थात आयरलैंड की एक महिला थी। इनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट नाम था, जो आयरलैंड की महिला थी। वो भारत आई 1893 में और इस संस्था से जुड़ गई। इस संस्था से जुड़ने के बाद वो महिला एक समाज सेवा भाव से थी और समाज सेवा उनके अंदर था, तो उनको एक प्लेटफार्म मिला थियोसॉफिकल सोसाइटी। उसके अंतर्गत उन्होंने भारत में रहते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में अपना काम आगे बढ़ाया और इसके बाद इन्होंने भारत में विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और दौरा करने के बाद उन्होंने देखा कि अब भारत में वो क्या करें, भारत में क्या करें जिस प्रकार से सेवा भाव हो। तो ये सब उन्होंने एक प्लानिंग की, एक योजना बनाई कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में क्या उद्देश्य होगा, क्या कार्य होगा। इसकी चर्चा हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में करेंगे। और आज हम लोगों ने जाना थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, 1875 में हुई। किसने की? दो लोगों ने मिलकर की। इसकी स्थापना न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई। भारत में इसका मुख्यालय 1882 ईस्वी में चेन्नई मद्रास के निकट अडयार नामक स्थान पर खोला गया। भारत आने के बाद इन्होंने किस संस्था का सहयोग लिया? आर्य समाज संस्था का सहयोग लिया। इसके आगे का जो पॉइंट है, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।